अपने आसपास की सराउंडिंग से सब्जेक्ट मैटर कैसे खोजें और कैसे वाटर कलर का इस्तेमाल करके उनको स्केच करें, जानेंगे आज के इस लेसन में। दोस्तों, अगर देखा जाए तो वाटर कलर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कई लोग उसको क्विक स्केचेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कई लोग उसको लॉन्ग टर्म पेंटिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, कई लोग उसको डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स में इस्तेमाल करते हैं और उसके कलर की जो हार्मोनी है वो अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। खैर, आज जो ये लेसन है ये है स्केचिंग के ऊपर कि डेली लाइफ से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कैसे सब्जेक्ट मैटर खोजते हैं और कैसे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम वाटर कलर स्केच करके क्विकली सब्जेक्ट खोज सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से इससे हमारी स्केचिंग भी इम्प्रूव होगी और हमारा वाटर कलर भी इम्प्रूव होगा। लेकिन उससे पहले कि हम लेसन स्टार्ट करें, एक चीज़ आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सी ऐसी बात वाटर कलर के बारे में सबसे अच्छी लगती है जो आपको प्रेरित करती है, आपको इंस्पायर करती है या आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वाटर कलर की तरफ, या कौन सी ऐसी चीज़ आपको लगता है कि वाटर कलर हमें देता है, कौन सा बेनिफिट है जो आपको वाटर कलर का सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे प्लीज़ कमेंट बताना, ये आपका टास्क है। ओके, प्लीज़ कमेंट बताना। एक चीज़ तो मैं आज कवर करूँगा इस लेसन में, बाकी और कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है वाटर कलर की प्लीज़ मुझे कमेंट बताओ। एंड अब स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ओके, तो आज जब मैं वॉकिंग पे गया तो मैंने हर जगह नज़र घुमाई और जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जो जो चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगी, उसकी मैंने फ़ोटोज़ ली। यहाँ पे दो औरतें बात कर रही थी एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा ये सीन। एंड जो भी चीज़, जो भी नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ आपको दिखती है, वहाँ पे भी आपको आर्ट को खोजना है, उसको भी आपको स्केच करना है। और यहाँ पे बहुत ही रफ़ वे में मैं स्केच कर रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सा स्केच बनाया और यहाँ पे मैं फटाफट से इसको कलरिंग करूँगा। यहाँ पे मेरा इंटेंशन है कि फटाफट से जो भी मैंने सीन कैप्चर किया उसको बहुत ही ज़्यादा कम समय में इसको मैं स्केच करूँ। एंड यहाँ पे मेरा मेन इंटेंशन ये है कि क्विकली मैं इसका जो मेन, इसमें जो कलर की फील आ रही हैं या फिर जो भी इसमें बॉडी का जो फील है, जो स्केचिंग का पार्ट है, उसको मैं फटाफट से करूँ। मेनली यहाँ पे डिटेल्स नहीं है। इसके पीछे कारण ये होता है कि हम ट्रेन करें खुद को कम से कम समय में किसी भी सीन का फील को कैप्चर करने में। इससे हमारा माइंड फास्ट चीज़ों को एब्जॉर्व कर पाता है। और जब हम इस तरीके के स्केचेस करते हैं ना, तो जब रियल लाइफ में हम घूमते हैं या कहीं जाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारी आंखें बहुत जल्दी आर्ट खोजना शुरू कर देती हैं रियल लाइफ में, जो भी हमारे आसपास का वातावरण है उसमें, और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करते हैं और बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं। तो यहाँ पे रफली आप देख सकते हो कि मैं जल्दी से इस पूरे माहौल को कलर कर रहा हूँ। बहुत ही बेसिक कलर, बहुत ही रफ़ कलर, लेकिन जो सीन है, जो सीन का फील है, वो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी से जल्दी कुछ ही ब्रश स्ट्रोक्स में वो सीन का जो फील है वो आ जाए। तो ये एक्सरसाइज आपको भी करनी है। ये नहीं देखना है कि कौन सा परफेक्ट सीन है, जो भी सीन है उसको आपको परफेक्ट बनाना है। परफेक्ट बनाना इसका मतलब आप ये गलत मत समझ लेना कि मुझे परफेक्टली चीज़ों को कलर करना है या परफेक्टली इसको डिटेल देना है। परफेक्ट का मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सीन आपके आसपास के सराउंडिंग में है, जो नॉर्मल पर्सन को इस नज़र से ना दिखे कि हाँ ये बहुत सुंदर चीज़ है या बहुत सुंदर जगह। जैसे कि ये फ़ोटो भी मैंने जो ली, ये सडनली मैंने देखा अचानक कि दो लोग बात कर रहे हैं, सडनली फिगरेटिव मुझे नज़र में आया, मैंने इसकी इमेज ली और यहाँ पे मैं क्विकली इसको स्केच कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि हाँ ये सीन बहुत ही नॉर्मल सा है, हर किसी को मन नहीं करता कि ऐसे सीन को बनाएं, लेकिन जब हम ऐसे नॉर्मल चीज़ों को बनाते हैं ना, जब नॉर्मल चीज़ों को हम स्केच करते हैं, तो क्या होता है कि हम नॉर्मल चीज़ों में खूबसूरती खोजने लगते हैं और हमारे पास सब्जेक्ट मैटर्स की कमी नहीं होती। और ख़ासकर ऐसी ऐसी चीज़ें जो
हमें अट्रैक्ट करती हूँ। जैसे कि अगर मान लो किसी को ह्यूमन फिगर बहुत अट्रैक्ट करता है तो वो ह्यूमन फिगर उनको कहीं भी मिल सकता है। जैसे मुझे ह्यूमन के क्विक स्केचेस बनाने अच्छे लगते हैं, तो ह्यूमन कहीं भी दिखे, किसी भी पोज में दिखे, अलग अलग पोज में उनके इमेजेस को कैप्चर करने में मज़ा आता है, उनको स्केच करने में मज़ा आता है। और वो स्केच परफेक्ट हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप उसको बार बार करोगे ना, तब आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी और आपकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे जो भी मैं स्केच कर रहा हूँ, शुरुआत से जब मैंने पहले स्केच मैंने करना शुरू किया था, तब से इतनी ही ज़्यादा तेज़ी से मैं नहीं करता हूँ जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ मत लाना अपने दिमाग में कि मुझे फटाफट से कर लेना है हमेशा। आप शुरू में हो सकता है आपको टाइम लगे, स्लो हो, लेकिन मेन यहाँ पे चीज़ ये है कि आपको ट्राई करना है। ठीक है, आपको आसपास के सराउंडिंग से इमेजेस लेने हैं, उसको स्केच कर करके देखना है। और बड़े बड़े ब्रश स्ट्रोक्स, आप देख रहे हो कि मैं बहुत धीरे धीरे ब्रश को एकदम पास से पकड़ के पेंसिल की तरह नहीं चला रहा हूँ। उससे हमारा कॉन्फिडेंस गिरता है लॉन्ग टर्म में। हो सकता है शुरू में बहुत गड़बड़ियाँ हो, शुरू में कलर फैले, लेकिन जो ब्रश स्ट्रोक्स निकल के सामने में आते हैं ना, एकदम बोल्ड स्ट्रोक्स, कॉन्फिडेंट स्ट्रोक्स, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं लंबे समय के दौरान जब आप बार बार इन चीज़ों को करते हो। तो बड़े बड़े जो मोटे ब्रश हैं उनके साथ भी राउंड ब्रशेस का इस्तेमाल करके, ब्रश स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करके, इस तरीके के स्केचेस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे वाटर कलर की स्केचिंग को इम्प्रूव करने में। वाटर कलर की स्केचिंग ओवरऑल जो हमारा स्केचिंग का पार्ट है वो स्ट्रांग होता है एंड हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिसके वजह से आगे चल के जब हम किसी सीन में लाइव भी बना रहे होते हैं, लाइव आर्टवर्क भी बना रहे होते हैं, तब भी हमारी स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे जब आप इस तरीके के वर्क करते रहोगे तो आपकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी। और बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं, आप देख रहे हो मैं रफली जो चीज़ें जहाँ मुझे फील हो रही है मैं वहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी सारे पेपर भी ख़राब होते हैं, तो ये चीज़ आपको पहले से दिमाग में रखनी है कि बी रेडी टू वेस्ट ए लॉट ऑफ पेपर्स। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महंगे पेपर वगैरह लेने की शुरुआत में कोशिश ना करें, क्योंकि आपके बहुत पेपर ख़राब होंगे। हैंडमेड शीट्स ले सकते हैं आप, 20 रुपये की 30 रुपये की शीट्स आती हैं बड़ी बड़ी, उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल हमारे पेपर्स आते हैं क्लासमेट वगैरह के, जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं किसी भी आर्ट की दुकान में, आसपास की स्टेशनरी दुकान में, तो उनसे भी आप शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि वो पेपर ख़राब होंगे तो आपको उतना ज़्यादा अखरेगा नहीं एंड आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी रहें। तहाँ पे आप अलग अलग टाइप के ब्रश को जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अलग अलग अब बोल्ड स्ट्रोक्स लगा रहे हैं या फिर क्विकली एक लाइन खींच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सरसाइज करती हमारे ब्रश के ऊपर कंट्रोल को बढ़ाने में। और इन चीज़ों में कभी कंजूसी नहीं करना, ठीक है। गलतियाँ करने में, ब्रश के स्ट्रोक्स को बढ़ाने में, बोल्ड स्ट्रोक्स लगाने में, बड़े स्ट्रोक्स से क्विकली लाइन खींचने में, इन सब में कंजूसी नहीं करना। यही सारी चीज़ें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और इसी में मज़ा आता है। जब आप वाटर कलर करते हो तो ये सारी चीज़ें ही मज़ा देती हैं। तो जब आप इन सब चीज़ों से ही डरोगे और आप एकदम ज़्यादा बांध लोगे खुद को कि मुझे बहुत डिटेल्ड वर्क करने हैं और बहुत ज़्यादा आराम से एक एक चीज़ों को ब्लेंड करके करना है, तो आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस खो दोगे और आपको वो वाटर कलर का जो फ्लो वाला मज़ा है ना, जो वॉशेस होते हैं वाटर कलर में, जो कलर के कलर जो बहते हैं, उसका जो मज़ा है वो चीज़ आपको फील नहीं आ पाएगा। और आप क्विक स्केचेस करने से काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल, आप क्विक स्केचेस में फील नहीं करोगे, जिससे क्या होगा, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। आपके ब्रश में स्ट्रोक्स अच्छे नहीं आएंगे, या फिर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, या फिर आपको नॉर्मल किसी भी सीन को देख के उसको क्विक स्केचिंग करने की उसकी आदत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत सारे डीमेरिट्स होते हैं जब हम ऐसे इन सब स्केचेस से दूर चले जाते हैं या इन सब चीज़ों से डर जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये सारे स्केचेस ज़रूर ट्राई करें। एंड ऑल्सो जो भी आप स्केचिंग करो उसमें जो भी बहुत सारी जो मिस्टेक्स होती है ना, उसको डेफिनेटली संभाल के भी रखो। नीचे आप डेट और ईयर भी मेंशन कर सकते हो, सो दैट एक लंबे समय के दौरान आप उसको देख सको पीछे मुड़ के। अगेन 5 से 10 मिनट के अंदर ये स्केचिंग मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो अचानक ये आदमी मुझे चलता हुआ दिखा। अब
इसकी स्केचिंग करूँगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा बदलने की, जैसे ये थोड़ा सा सामने देख रहा है, मैं ट्राई करता हूँ इसको हल्का सा नीचे दिखा सकें। और कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, जैसे कई बार क्या होता है, मैं ऐसे क्विक स्केचिंग बनाते रहता हूँ, तो जैसे पैर थोड़े से खुले हैं लेकिन थोड़े ज़्यादा खोल दिए हमने, ठीक है, ताकि और ज़्यादा उसका मूवमेंट नज़र में आए। हाथ अगर ऊपर है तो हल्का नीचे करके देख लिया। तो ये कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो। तो ना अब देखो क्या होता है कि जब कोई भी आर्टिस्ट, जितने भी आप देखो जो इंस्टाग्राम वगैरह पे जहाँ पे भी पोस्ट करते हैं, वो खुल के एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने घरों में, तब जाके वो इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट ला पाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम बहुत जल्दी परफेक्शन खोजते हैं और जज करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हम जब ऑनलाइन चीज़ों को देखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो हमें सिखा रहे हैं या ऑनलाइन जो कंटेंट डाल रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट, जो फ़ोटो में दिख रहा है सेम टू सेम ही बनाए। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। नो डाउट फ़ोटो को देख के बनाना चाहिए, और वो एक अलग सेगमेंट है जहाँ पे हम एग्जैक्ट फ़ोटो को देख के या रेफरेंस को देख के या लाइव को देख के लॉन्ग आवर स्टडी करते हैं। लेकिन बहुत बार एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि थोड़ा सा फ़ोटो को चेंज करके देखा, या फिर थोड़ा सा रफली जब हम स्केच करते हैं तो कई बार प्रपोर्शन को लंबा करके या छोटा करके देखा। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हर कोई करता है जो भी बहुत अच्छे लेवल पे आर्टवर्क बना रहा है। लेकिन ये चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादातर शेयर नहीं की जाती हैं। इस नहीं शेयर करने के पीछे भी सही कारण है, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो क्या है बोलते हैं कि यार इसने तो अच्छे से स्केच नहीं किया। ये क्या है कि क्विक स्केचिंग उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई है, खासकर इंडिया में, जो कि बहुत ही डीमेरिट, जो कि बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो, या फिर एक मिसफॉर्चून बोल सकते हो कि बदकिस्मती है ये चीज़, कि स्केचिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस ना दे के हम सिर्फ डिटेल्ड वर्क के ऊपर फोकस दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का स्केचिंग पार्ट के ऊपर वो फोकस ही नहीं कर पाते। कईयों को पता ही नहीं कि स्केचिंग ज़्यादा की जाती है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग आवर स्टडीज़। तो अगर आप लंबे समय के वर्क्स भी करते हो जहाँ पे आप बहुत डिटेल्ड फाइन वर्क करते हो, वो चलो करो, दैट इज़ गुड। लेकिन स्केचिंग करते समय अपने आप को छूट दो, अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने का मौका दो, अपने आप को गलतियाँ करने के लिए छूट दो। मैं जो भी स्केचिंग कर रहा हूँ, मैं जो भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, बहुत गलतियाँ होती हैं और बहुत गलतियाँ होंगी। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ही यही है कि हम अपने आप को छूट देते हैं गलतियाँ हो जाने के लिए। अगर आप गलती करने से बचने के लिए बहुत ध्यान से और बहुत धीरे धीरे हर एक चीज़ को एज इट इज़ करने की कोशिश करोगे, तो आप वो एस्पेक्ट खो दोगे जो वाटर कलर हमें देती है। और वो चीज़ है एक्सपेरिमेंट करने की, इस फ्लो वर्क का मज़ा उठाने की। वाटर कलर में जो ये फ्लो वर्क है ना, जो पानी का बहाव है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, उसका जो मज़ा है वो चीज़ अगर आप छीनोगे वाटर कलर से तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को थोड़ा खोलो, अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने का मौका दो। एंड सेइंग दैट, हर एक गलती से सीखने के लिए भी रेडी रहना ज़रूरी है। अब ये नहीं, कई लोग बातों को गलत ले लेते हैं और बहुत जानबूझ के गलती करते हैं। नहीं, जानबूझ के गलती करना वो बेवकूफ़ी है। गलती को गलती इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो गलती से हुआ। अब गलती जब होती है तो हमारा फोकस है उसको कैसे आप ठीक करें। अब जब आप गलती करते हो और उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें इंप्रूव होती हैं। भले वो स्पीड के मामले में हो, स्पीड बढ़ता है, भले वो स्केचिंग के मामले में स्केचिंग स्ट्रॉन्ग होती है, जो स्ट्रोक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड जो ब्रश के स्ट्रोक्स हैं वो ऑटोमेटिक आते हैं। वहाँ पे आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आप वर्क कॉपी करोगे, आप जो रेफरेंस इमेज है वहाँ से इस्तेमाल करोगे, लेकिन जो ब्रश आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे आप ब्रश चला रहे हो ना, वो डेफिनेटली वो आपके अकॉर्डिंग आएगा धीरे धीरे। आपका फोकस है कि मैं यहाँ पे कलर फिलअप करूँ, यहाँ पे ये कलर मिक्सअप करूँ, लेकिन जैसे आप ब्रश चला रहे हो वो ब्रश स्ट्रोक्स ऑटोमेटिकली आपके अंदर नेचुरली आने लगेंगे विथ टाइम। जितनी ज़्यादा आप स्केचिंग वगैरह करोगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ें डेवलप होंगी। तो हमें बस ऑब्ज़र्व करना है कि क्या इमेज को हम स्केच कर रहे हैं, कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे कौन सी डार्क पार्ट है, कौन सा लाइट पार्ट है, कौन सी कलर को हम मिक्स करें। ये सब के ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। और इन चीज़ों को करने से हमारा ब्रश के ऊपर जो कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा होता है।
जो स्केचिंग के लिए जो हमें चाहिए अटेंटिवनेस, जो एक क्विकनेस चाहिए, एक क्विक डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है जब हम स्केचिंग करते हैं। तो कि तुरंत कहाँ पे भी क्या करना है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लगाना है, यहाँ पे थोड़ा लाइट छोड़ना है, ये जो क्विक डिसीजन मेकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब हम स्केचिंग करते हैं। ये कुछ फ़ायदे थे स्केचिंग के। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि और कौन कौन से फ़ायदे हैं जो आपको लगता है कि वाटर कलर करने की वजह से हमें मिलते हैं। एंड जो भी आपका बहुत खूबसूरत, जिसने बहुत अच्छा फ़ायदा लिखा, उसके कमेंट को मैं ज़रूर पिन करूँगा कमेंट सेक्शन में। तो वाटर कलर की बेनिफिट के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एंड मुझे ये भी बताना कि आज का ये लेसन आपको कैसा लगा एंड इसको आप कब इम्प्लीमेंट करोगे। सिर्फ देखने से मज़ा नहीं आता है, जब आप खुद करोगे और ग्रोथ देखोगे तब मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अब दो चीज़ और, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप अपना नाम लिख के भेज सकते हैं। जैसे ही आप नाम लिख के भेजोगे आपको एक लिंक मिलेगी आर्टिस्ट ग्रोथ हैक सीरीज़ की, बिल्कुल फ्री सीरीज़ है। एंड जो भी प्रोफेशनली आर्ट में जाना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, उसको वो फ्री सीरीज़ है लेकिन बहुत हेल्प करेगी। एक तो ये चीज़, दूसरा टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना रखा है ताकि आने वाले कोई भी अपडेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लाइव सेशंस होते हैं, कई सारे आर्टिस्टों के मैं आगे चल के इंटरव्यूज़ वगैरह लेने वाला हूँ, बहुत चीज़ें होने वाली हैं, तो आप कोई चीज़ें मिस ना करो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मुझसे हर जगह कनेक्टेड रहो। तो व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड रहो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप कनेक्टेड रह सकते हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप enjoying art, learn a lot of things. Okay, take care and love you all.